हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, हम यहां पर बात कर रहे थे अपने चैप्टर्स की, जिसका नाम था लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। ये जो चैप्टर था इसमें काफी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें अपने लास्ट तक ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा ह्यूमंस में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। सेकंड हमने देखा यहाँ पे प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें अपने जाइलम और फ्लोएम की फंक्शनिंग के बारे में बात की थी। इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर आएगा, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आएगा इस चैप्टर का, उसमें आप देखते हैं एक्सक्रीशन कैसे होता है, यानी कि उत्सर्जन कैसे होता है। दोनों में देखेंगे, प्लांट्स में भी आपको देखने कि उत्सर्जन कैसे होता है और एनिमल्स में भी हम देखते हैं कि उत्सर्जन किस प्रकार से हो रहा है। तो अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने से पहले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा बहुत लेंथी है। बीच में कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट के हमारे टॉपिक रह जाते हैं एक्सक्रीशन, उसे हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपसे पूछा गया है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। जो अमीबा होता है, अमीबा में जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है। अमीबा क्या है? सबसे पहले तो हमने कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था जब डाइजेशन के बारे में, जब हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी, जब हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी यहाँ पर, तो हमने कहा था ऑटोट्रॉपिक मोड होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉप में एग्जाम्पल क्या क्या आए हैं? प्लांट, या फिर हम कहेंगे ग्रीन प्लांट, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या होंगे, हेटेरोट्रॉप होंगे। क्लियर है? ग्रीन प्लांट्स आपके पास आते हैं। लेकिन हमने बोला कुछ बैक्टीरिया, कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके पास आए, आपने कहा यहाँ पर आपने कहा एनिमल आए हैं, या फिर आपने कहा फंजाई है, या फिर आपने कहा कुछ माइक्रोब है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे, कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे यहाँ पे हेटेरोट्रॉप भी होते हैं। अब हमने कहा यहाँ पे जब हमने इसके बारे में बात की थी, अमीबा के बारे में बात की थी, अमीबा में जो पोषण हो रहा है वो भी कैसा होगा, परपोषी प्रकार का पोषण यहाँ पर हो रहा था। कैसे हुआ? हमने कहा जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है। वो क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ये क्या था? अमीबा का भोजन था। ये अमीबा का क्या है? भोजन है, ठीक है। अब कैसी प्रोसेस है यहाँ पे देखिए, हमने कहा ये भोजन है। आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने लग जाते हैं किसमें? अमीबा में। अमीबा कर क्या रहा है? धीरे धीरे अमीबा की जो बॉडी है वो फूड को सराउंड कर रही है, भोजन को क्या कर रही है? घेर रही है। अब आपने कहा ये फूड है, ये अमीबा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अमीबा की शेप में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एट लास्ट आपने क्या कहा? ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये क्या है? भोजन है, फूड है। ये तो आपने देखा कि अमीबा में भोजन कैसे होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि भोजन जब यहाँ पर क्या होता है, जब अमीबा भोजन को सराउंड करता है, दो यहाँ पर प्रोजेक्शन निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो स्यूडोपोडिया पूछा जाता है किसमें मदद कर रहे हैं, आपने कहा लोकोमोशन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ये तो हमने कहा कि भोजन जो है उसका अंतर्ग्रहण कैसे हुआ। अब पूछा गया कि इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन, भोजन का पाचन कहाँ पे हुआ होगा। हमने कहा क्या फूड विक्टोल में हुआ है, या माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है, स्यूडोपोडिया में हुआ है, या क्लोरोप्लास्ट में हुआ है, ये आपको देखना है। स्टार्ट करेंगे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन से, जिसमें आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है। तो आपने क्लोरोप्लास्ट कहाँ पढ़ा था? क्लोरोप्लास्ट की जब बात हुई होगी तब आपने पढ़ा होगा, जब आप बात कर रहे होंगे फोटोसिंथेसिस की, जिसमें आपने कहा क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है।
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो हमने कहा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है, आपके प्लांट से रिलेटेड है, अमीबा से रिलेटेड नहीं है, ये ऑप्शन हट जाता है। सी ऑप्शन आता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया आप देख रहे हैं कहाँ पर है, कौन से स्ट्रक्चर को हमने स्यूडोपोडिया का है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको मिला है, ये वाला जो है आपको उंगली नुमा जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जो प्रोजेक्शन निकलते हैं, वो है स्यूडोपोडिया। क्या स्यूडोपोडिया में फूड का डाइजेशन होगा, तो हमने कहा स्यूडोपोडिया कर क्या रहा है, फूड को सराउंड कर रहा है, डाइजेशन नहीं कर रहा है। फूड को क्या करेगा, सराउंड करेगा, डाइजेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर स्यूडोपोडिया भी क्या होगा, इसका आंसर नहीं होगा। डी आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप कब पढ़ते हैं, जब आप एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, तो आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर नहीं होगा। आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में क्या होता है, अमीबा में फूड वैक्यूल होते हैं, और फूड वैक्यूल में ही भोजन का क्या होगा, पाचन होगा, फूड का डाइजेशन होगा, क्योंकि वहीं पर क्या निकलेंगे, पाचन रस निकलेंगे। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। एक बार आप देखिए अपने क्वेश्चन को और उसके आंसर को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फूड मटेरियल्स ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। हमने कहा कि इनमें से कौन से वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो भोजन का पाचन है वो शरीर के बाहर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वो भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब देखिए, हमने जब पढ़ा था परपोषी प्रकार का पोषण, परपोषी में हमने अलग अलग प्रकार के परपोषी पढ़े थे, जैसे कि परजीवी, ठीक है, जैसे कि कीटभक्षी, जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पर मृतजीवी, और हमारे पास आते हैं होलोजोइक भी आते हैं। ठीक है, होलोजोइक में हम क्या कहते हैं, देखिए अब होता क्या है, सबसे पहले होलोजोइक से स्टार्ट करते हैं। होलोजोइक में हमने कहा ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखिए सारे क्या है, परपोषी है, सारे हेटेरोट्रॉप हैं। जो होलोजोइक होते हैं, होलोजोइक क्या करते हैं, जब भी वो भोजन को ग्रहण करेंगे, तो भोजन को क्या करते हैं, जो ग्रहण करते हैं वो पूरे भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप रोटी खा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद भोजन को चबाते हैं, तब भोजन का पाचन होता है। तो हम पूर्ण रूप से भोजन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हुए होलोजोइक। परजीवी हमने कहा कि जो ये दूसरे पे निर्भर करते हैं, जिसे आप अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी या एंडो पैरासाइट या एक्सो पैरासाइट के नाम से जानते हैं। ये क्या हुआ, किसी जीवित पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। अब अगर किसी की बॉडी के बाहर आए तो क्या कर रहे हैं, ये शक करके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, यहाँ पर शकिंग के थ्रू अपने भोजन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। कीट पक्षी में हमने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, और इंसेक्ट से फिर क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं। मृतोपजीवी हमने कहा ये अपने भोजन के लिए किसी मृत पर, किसी डेड पर निर्भर रहते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो भोजन का अवशोषण होता है ये किस प्रकार से होता है। हमने कहा था कि सबसे पहले ये क्या करेंगे, डाइजेस्टेड जो जूस होता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, पाचक रस होता है, उसको छिड़कते हैं किस पर, भोजन पर। वहां पर जो भोजन होता है वो क्या हो जाता है, वहां पर उसका पाचन बाहर हो जाता है, शरीर के बाहर पाचन हो रहा है। जब पाचन हो गया, अब क्या करेंगे, ये भोजन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स एंड अमीबा। क्या इसमें इस प्रकार की प्रोसेस पाई जाती है। हमने कहा क्या मशरूम, ग्रीन प्लांट्स एंड अमीबा में इस प्रकार की प्रोसेस पाई जाती है कि भोजन का पाचन शरीर के बाहर हो रहा है। सेकेंड है ईस्ट है, मशरूम है एंड ब्रेड मोल्ड है। तीसरा है पैरामीशियम, अमीबा एंड कस्कटा। लास्ट है कस्कटा, लिक एंड टैपवर्म। आपको इसमें से बताना है। अब क्योंकि हमने मृत जीवी पढ़ लिया है, आपको अगर मृत जीवी के एग्जाम्पल याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, उसमें देखिए ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है।
तीनों बिलोंग करते हैं किससे? तीनों बिलोंग करते हैं किंगडम फंजाई से, ठीक है। और तीनों ही क्या है? हमने कहा अमृतजीवी, आपने कहा ईस्ट हो गया है या मशरूम हो गया या ब्रेड मोल्ड हो गया है, ठीक है। तो ये सारे क्या होता है, इनमें भोजन का पाचन शरीर से बाहर हो जाता है। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो आपने कहा ग्रीन प्लांट्स आ गए हैं, अमीबा आ गया है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने कहा कि आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। यानी कि हम अगर बात करें फूड पाइप की, ये है फूड पाइप, ठीक है। अब हमने कहा ये फूड है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर ये क्या है? फूड जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, फूड क्या जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। फूड एक्चुअली में यहाँ पर होगा। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फूड नीचे की ओर गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड फिर नीचे की ओर आएगा। आपने कहा ये है आपकी फूड पाइप, जिसे हम भोजन नली या एसोफेगस कहते हैं। यह है भोजन नली। भोजन नली में कुछ इस प्रकार की, वैसे भोजन नली का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे हमने पढ़ा था, इस प्रकार से होगा। लेकिन आपने कहा कि जो नली है इसमें क्या हो रहा है? एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है जब आप भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं। जब इसमें क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन में है ट्रांसलोकेशन कहेंगे, ट्रांसपिरेशन कहेंगे, पेरिस्टालिक मूवमेंट कहेंगे या डाइजेशन कहेंगे। अब सबसे पहले हम लास्ट ऑप्शन से अगर देखें तो हमने कहा ये डाइजेशन तो नहीं होगा, आप कह सकते हैं कि डाइजेशन का एक पार्ट है। यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या है? एक पार्ट है, ठीक है। डाइजेशन का एक पार्ट आप कह सकते हैं, डाइजेशन नहीं होगा। हमने कहा ट्रांसपिरेशन आपने प्लांट्स में पढ़ा है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी याद होगा जब हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। आप डाइजेशन की बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि जो भोजन नली है, भोजन नली से भोजन नीचे कैसे जाता है, वहां पर एक रिदमिक मूवमेंट होती है। रिदमिक मूवमेंट कब होगी? जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और कैसा रिदम होगा? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वहां पर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आता है? सही आंसर आता है। एक बार अपने ऑप्शन को आप देख लीजिए। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए सारे क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, अभी ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो डाइजेशन से रिलेटेड आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि हमने डाइजेशन स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। ऐसे आपके पास फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ऐसे हम रेस्पिरेशन के क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास रेस्पिरेशन का क्वेश्चन आया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब क्या हुआ? एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई। एनारोबिक रेस्पिरेशन को आप कहते हैं अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। अवायवीय श्वसन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन हमने दो प्रकार के पढ़े थे। एक हमने कहा था ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लांट्स नहीं आएगा, यहाँ पर ईस्ट आएगा, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो श्वसन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा? अवायवीय और वायवीय। वायवीय प्रकार का जो श्वसन होता है, दूसरे प्रकार का हमने कहा वायवीय प्रकार का जो श्वसन होगा, वो मनुष्यों में पाया जाता है, जिसमें आपने कहा क्या होगा? जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा, एनर्जी यहाँ पर क्या होगी? रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगा,
H2O रिलीज होगा। ठीक है, ये तो हुआ वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जो पाया जाता है, अवायवीय श्वसन जो हमें मिलता है वो हमें देखने को मिलता है ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में मिलता है। और इसके अलावा जो अवायवीय श्वसन होता है वो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, एकदम से आपने क्या कर ली, बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली, बहुत एनर्जी आपको चाहिए थी, उतनी एनर्जी के लिए आपको उतनी ऑक्सीजन चाहिए, और आपने जो सफिशिएंट अमाउंट था ऑक्सीजन का वो आपको नहीं मिल पाया, तो अब ग्लूकोज के है ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटने लगता है। यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी के साथ यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, जो कि पेन कॉज करता है हमारे मसल्स में, ये हमने बात की थी। ठीक है, अगर रिलीफ पाना है तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी से सिकाई करते हैं, पेन में रिलीफ हमें मिल जाता है। अवायवीय श्वसन पाया जाता है ईस्ट में। ठीक है, जिसे आप एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। आपने कहा एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या आएगा, क्योंकि हमने वायवीय श्वसन का प्रोडक्ट तो ये देख लिया है, अवायवीय श्वसन का प्रोडक्ट क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी होगा। ठीक है, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी होगा। तीसरा है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी है। और लास्ट है पायरुवेट। अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी क्या होता है। जब हम बात करते हैं, ये क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही क्या है, एक प्रकार है। ये तब होता है, ये मनुष्य में तब होता है जब, अभी हमने एग्जांपल लिया कि हमने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली है, जब हमने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या हुआ, आपका जो ग्लूकोज था वो टूटा, उसने लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाई है। एनर्जी जो बनेगी वो उसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, लो होगा एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। नॉर्मली हमें एरोबिक रेस्पिरेशन चल रही है क्योंकि हम कंटिन्यूसली, आप देख रहे हैं, हम श्वसन की क्रिया कर रहे हैं। श्वसन की क्रिया में हम कर क्या रहे हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको कहाँ देखने को मिला, हमने कहा वायवीय श्वसन का प्रोडक्ट है ये, और उसी का एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर बी। तो हमने कहा ये वायवीय श्वसन का प्रोडक्ट होगा, ये अवायवीय श्वसन का प्रोडक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब आता है पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट है, और ऑप्शन नंबर सी आता है। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया एथेनॉल बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और एनर्जी बनती है। तो हमने जब बात की थी, क्योंकि ईस्ट में आपसे पूछा गया, प्लांट में नहीं है, आपसे ईस्ट में पूछा गया है, तो हमने क्या कहा था, ईस्ट में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसी को हमने फर्मेंटेशन कहा था, जिसे आप जिसे हमने क्या कहा था, फर्मेंटेशन कहा था। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एनर्जी बनती है। किसका प्रोडक्ट है ये, अवायवीय श्वसन का प्रोडक्ट है। क्या आपका आंसर आया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर इतनी बातें, कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार फिर से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा ये अवायवीय श्वसन है, लेकिन ये किस में हो रहा है, मनुष्यों में हो रहा है। लेकिन मनुष्यों में कब होता है, कभी कभी कुछ केसेस में होता है, ऐसा नहीं है कि ये इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन है वो मनुष्य में पाया जाता है। मनुष्य में यानी कि हम में नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये जो आपके पास आया है ये भी क्या आता है, मनुष्य में होता है, लेकिन कैसा है, वायवीय है। कैसा है, वायवीय है, जो कि हम में पाया जाता है। इस प्रकार का जो यहाँ पर, इस प्रकार का जो आपके पास प्रोडक्ट आता है, ये कब होता है, अवायवीय श्वसन में, किस में होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर आता है वो क्या आता है, ऑप्शन नंबर सी आता है। चलिए, तो आप अपने आंसर को यहाँ पर नोट कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसे पढ़िए, आपसे कहा गया है व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स द राइस वाटर कंटेन। आपने कहा कि क्या हुआ, आपने एक फूड सॉल्यूशन को लिया था। ठीक है, आपके पास एक सैंपल था, फूड सैंपल आपने लिया था, उसमें आपने आयोडीन की कुछ बूंदे डाली और आपको जो कलर मिला वो ब्लू से ब्लैक कलर यहाँ पर मिला है। ये क्या इंडिकेट करता है, इजी क्वेश्चन है। आपने कहा फैट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, स्टार्च या सिंपल प्रोटीन। आपने कहा ये स्टार्च को इंडिकेट करता है। क्या करेगा, स्टार्च को क्या करेगा, ये इंडिकेट करता है। ठीक है,
यानी कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है इधर वाली। विच ऑफ द इक्वेशन शोज द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ CO2 H2O इनटू कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। इन शॉर्ट आपसे ये पूछा गया है, आपके पास यहाँ पर पूरी रिएक्शन दी गई है जो कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है। ठीक है, तो देखिए इतना बेसिक सा हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सब में है, वाटर सब में है, क्लोरोफिल आप देख रहे हैं, और आपने कहा सनलाइट हीट एनर्जी है, सनलाइट है, सनलाइट है, हीट एनर्जी है। तो आपको पता है कि क्या होगी, यहाँ पे सनलाइट होगी। ठीक है, सनलाइट होगी। हमने कहा इतना हमें पता है कि क्या जो रॉ मटेरियल था वो क्या क्या था, और हमें इतना भी पता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो ग्लूकोज बना है, ऑक्सीजन बनी है और H2O बनी है। इतना हमें पता है। अब हमने क्या किया था, हमने कहा था आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। आपको ये देखना है सबसे पहले तो रॉ मटेरियल कौन कौन से हमारे पास होते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल आपने जान लिए हैं। अब आप कहेंगे प्रोडक्ट भी आपको पता है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो इक्वेशन है उससे बैलेंस यहाँ पर करना है। ये आपके लिए होमवर्क में, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जब हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे थे। तो आपके पास अब कौन सा क्वेश्चन आया है, फोटोसिंथेसिस का। आपसे जैसे क्वेश्चन पेपर में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे पूछा जाता है जैसे कि फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ परफॉर्म होती है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है और जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या होता है। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके पास आते हैं जो कि आपको होमवर्क में करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज, यानी कि मनुष्यों में जो श्वसन वर्णक है, ठीक है, जो श्वसन में जो वर्णक यूज किया जा रहा है वो कौन सा है। सेम अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता कि फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन सा है, तो देखिए दो चीजें आती हैं। एक तो आपने कहा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और दूसरा मैंने कहा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब है जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मतलब है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। अब हमने कहा रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होगा, कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है या माइटोकॉन्ड्रिया। इजी है, बहुत इजी है। हीमोग्लोबिन क्या पढ़ा था हमने, हीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है। कैसे स्ट्रक्चर देखा था, इसमें क्या होते हैं, 4 हीम ग्रुप होते हैं। इनमें क्या होती है, अल्फा और बीटा चेन होती है। इस प्रकार से इनमें क्या होती है, अल्फा और बीटा चेन होती है। इसमें ऑक्सीजन अगर जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये तो हमने बात की अपने आंसर की। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्या होगा, तो आपने कहा वो होगा यहाँ पर क्लोरोफिल। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल यहाँ पर होता है। क्लियर है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया है, सही आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फिज्मा। एम्फिज्मा क्या है, एम्फिज्मा है आपकी रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है एम्फिज्मा। और आपसे पूछा गया है यहाँ पर किसके बारे में, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एम्फिज्मा के, क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो पढ़ लेते हैं। आपने कहा डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्विलर वॉल एंड एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज्ड। आपने कहा कि जो यहाँ पर एल्विलाई की वॉल होती है, एयर सैक जो होते हैं वो क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं। इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द लंग्स टिश्यू, लंग्स के टिश्यू ग्रो करने लग जाते हैं। इन्फ्लामेशन इन द वॉल ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की जो वॉल होती है उनमें इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलता है। ये थिकनिंग ऑफ द आर्टरी वॉल ऑफ द लंग्स, यानी कि यहाँ पर जो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं उनमें थिकनिंग हो जाती है।
तो क्योंकि एम्फिज्मा हमने कहा था किससे रिलेटेड है, आपके एल्विलाई से रिलेटेड है, हमने कहा यहाँ पर क्या आ जाता है, जो एल्विलर वॉल होती है, जो एल्विलाई की जो वॉल होती है और जो एयर सैक्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो एल्विलाई का स्ट्रक्चर हमने कैसे देखा था, ये एल्विलाई है, आपने क्या एल्विलाई की जो वॉल है वो डैमेज होने लगी, जैसे कि हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर डैमेज हो गया, ये यहाँ पर डैमेज हो गया, ये यहाँ पर डैमेज हो गया है। अब होगा क्या इससे, आपने कहा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे पूरी भरनी है, तो जितने सेल्स यहाँ पे डैमेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो सेल्स क्या करें, ऑक्सीजन को स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अब हमें बहुत जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे एल्विलाई सफिशिएंट ऑक्सीजन को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति को हम एम्फिज्मा कहते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कौन सा, हमने कहा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर आया है। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड किए हैं। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, हमारे पास अभी एक टॉपिक और है जिसमें हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जिसमें हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लेंगे, और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं उन्हें आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।